सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का टॉपिक है इंडो पाक रिलेशंस। भारत पाक संबंधों की हम बात करेंगे और उसमें आज हम बात करेंगे कि भारत पाकिस्तान संबंधों में विवाद के कारण क्या हैं, विभाजन के कारण भारत पाक संबंधों में क्या क्या समस्याएँ उत्पन्न हुई, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। ये जो टॉपिक है ये BA थर्ड ईयर और MA प्रीवियस में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो पुस्तक चलती है उसके सिलेबस का हिस्सा है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि भारत पाक संबंधों के संबंध में अनेक कश्मीर समस्या को लेकर, जल विवाद को लेकर, सिंधु नदी जल समझौते को लेकर अनेक तरह के सवाल इनसे पूछे जाते हैं कंपटीशन में। और BA थर्ड ईयर में और MA प्रीवियस में कई बार क्वेश्चन आया है भारत पाक संबंधों में तनाव के कारण क्या हैं, उनकी व्याख्या कीजिए। ये सवाल कई बार एग्जाम में आता रहता है, हर 1-2 साल छोड़ के रिपीट होता रहता है, भारत पाक संबंधों में तनाव के कारण क्या हैं। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। दरअसल जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद की एशिया में समाप्ति हो गई तो एक नया संघर्ष शुरू हो गया और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो दक्षिणी पूर्वी एशिया था या दक्षिणी एशिया था उसमें शांति शब्द जो था उसका लोप हो गया और ये संघर्ष है दो पड़ोसी देशों का संघर्ष, जिसे भारत पाकिस्तान संघर्ष के नाम से जाना जाता है। और भारत पाक संबंधों को प्रभावित करने वाली समस्याएं कौन कौन सी हैं? प्रॉब्लम और इश्यूज क्रिएटिंग इंडो पाक डिस्कॉर्ड, वो समस्याएं 3 प्रकार की हैं। पहली तो है विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। देश का विभाजन हुआ और विभाजन के साथ ही दोनों देशों के मध्य अनेक खटास उत्पन्न करने वाले कारण रहे और दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। दूसरा, पाकिस्तान के द्वारा जो धार्मिक युद्ध या जिहाद या भारत विरोधी नीति जो अपनाई गई है उसके कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं वो समस्याएं। और तीसरा, पाकिस्तान ने जो अमेरिकन नेतृत्व वाले सैनिक गठबंधन सिएटो और सेंटो की जो सदस्यता ली और भारत की किलेबंदी पर जो ध्यान दिया, उससे जो उत्पन्न समस्याएं हैं ये भारत पाक संबंधों में तनाव के कारण हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विभाजन से उत्पन्न होने वाली कौन कौन सी समस्याएं थी। जब देश आज़ाद हुआ तो भारतीय नेताओं को ये उम्मीद थी कि विभाजन के परिणाम स्वरूप दोनों देशों के मध्य अब शांति और मेलजोल को बढ़ावा मिलेगा, दोनों सहयोग सद्भावना के वातावरण में रहेंगे और दोनों अपने मिलजुल कर आर्थिक विकास कर सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान के जन्म के साथ ही कुछ ऐसी समस्याएं पैदा हो गई जिनके कारण दोनों देशों के संबंधों में बहुत ज़्यादा कटुता आ गई, कड़वापन आ गया। और ये समस्याएं क्या थी? हैदराबाद विवाद, जूनागढ़ का विवाद, कश्मीर का विवाद, ऋण की अदायगी का प्रश्न, नहरी पानी की समस्या और शरणार्थियों का प्रश्न। ये सारे के सारे विभाजन से उत्पन्न विवाद थे। तो ये विवाद क्या थे, आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद विवाद के बारे में। हैदराबाद जो था वो भारत के बीचों दक्षिण की तरफ स्थित एक रियासत था जिसकी कमान एक नवाब के हाथ में थी और इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि ये केवल भारत में मिल सकता था। लेकिन हैदराबाद को जो मुस्लिम निज़ाम था उसका रवैया बहुत ही अस्पष्ट और अनिश्चयात्मक था। पाकिस्तान ने दरअसल हैदराबाद को इस भ्रम में रखा था कि मुसीबत अगर उसके ऊपर पड़ी तो पाकिस्तान हैदराबाद के निज़ाम का साथ देगा और हैदराबाद का निज़ाम ये सोच रहा था कि वह एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के बना रहेगा। किंतु भ्रम बनाए रखने के लिए वह भारत के साथ विलय की बातचीत भी कर रहा था। निज़ाम का मूल लक्ष्य था कि दक्षिण भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करे। पाकिस्तान के सहयोग और निज़ाम के आशीर्वाद से जो मुस्लिम उसके रज्जाकार थे, जिसमें ज़्यादातर उसके सैनिक मुस्लिम थे, उनको रज्जाकार बोलते थे, उन्होंने हैदराबाद में मारकाट, लूटपाट, बलात्कार, हत्याएं पैदा करके इस क्षेत्र में भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी। इसके परिणाम स्वरूप भारत को सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी। सरदार पटेल ने बहुत समझाया, निज़ाम मानने को तैयार नहीं हुआ तो भारतीय सेना ने रज्जाकारों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई शुरू कर दी। हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल कर लिया गया और हैदराबाद के निज़ाम ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, डॉक्यूमेंट ऑफ एसेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। निज़ाम को 50 लाख रुपये प्रति वर्ष प्रीव्यू पर्स के रूप में देना तय किया गया। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मामले को 3 बार उठाया, लेकिन अमेरिका के अलावा किसी दूसरे राष्ट्र ने उसमें रुचि नहीं दिखाई और हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। दूसरा है जूनागढ़ विवाद। दरअसल जब देश का विभाजन हुआ उस समय जूनागढ़ जो है गुजरात के काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत थी और इसका शासक था मुस्लिम। उसने रियासत को पाकिस्तान में शामिल करने की घोषणा कर दी। दरअसल पाकिस्तान ने उसे प्रलोभन दिया कि आप पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, आपको की रियासत को और आपके राजा के पद को बनाए रखा जाएगा। मुस्लिम शासक उस चक्कर में आ गया और उसने रियासत को पाकिस्तान में सम्मिलित करने की घोषणा कर दी। पाकिस्तान ने उसका सम्मेलन अपने विलय भी स्वीकार कर लिया, लेकिन जूनागढ़ की अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी
रियासत की जनता ने विद्रोह कर दिया और रियासत की जनता के विद्रोह के कारण नवाब को पाकिस्तान भागने के लिए बाध्य होना पड़ा। नवंबर 1947 में मुस्लिम दीवान को बाध्य होकर भारत सरकार को हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित करना पड़ा। लोगों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह के अंदर जनता ने भारत में विलय को मंजूरी दे दी। पाकिस्तान ने जूनागढ़ के मामले को लेकर भारत विरोधी प्रचार अभियान शुरू किया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था क्योंकि जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। तीसरा, विभाजन के समय जो भारत पाकिस्तान संबंधों में विवाद का एक कारण बना ऋणों की अदायगी का प्रश्न। देश अलग हो गए दोनों, आर्थिक समस्याएं दोनों के बीच उत्पन्न हुई। आमदनी और कर्ज का बंटवारा और लागत का जो थी उसका संतोषजनक बंटवारा दोनों देशों के बीच होना था। मुद्रा के बारे में निर्णय लेना था। व्यापारिक संबंधों में तो तुरंत ही तनातनी शुरू हो गई क्योंकि पाकिस्तान ने जूट के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि जूट उत्पादक सारे क्षेत्र कहाँ चले गए थे? पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए थे और पाकिस्तान ने भारत को जूट के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। आर्थिक समस्याओं में सबसे बड़ी थी कि जो लोग विस्थापित हुए, जो दूसरे देश में चले गए, वो अपनी संपत्ति वहीं छोड़ आए थे। उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी ज़मीनें, उनके घर, मकान, दौलत, वो सब वहीं रह गए थे, तो उनकी संपत्ति की समस्या थी। जो हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान में अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के आ गए थे उसका मूल्य लगभग 3000 करोड़ रुपये था, और जो मुसलमान भारत में अपनी संपत्ति छोड़ के गए थे उसका मूल्य केवल 300 करोड़ रुपये था। 1950 में नेहरू लियाकत अली समझौता हुआ और इस समस्या का समाधान कर दिया गया। विभाजन के बाद में भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों में दायित्व और लेनदारी को समान अनुपात में बांटा जाना चाहिए था कि भाई जो देनदारी लेनदारी वो समान अनुपात में बटेगी, लेकिन भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार के सारे ऋण भार को स्वीकार कर लिया। एक तरफा छूट दी, कोई बात नहीं, हम दे देंगे, चुकाएंगे ऋण। इसके उपलक्ष्य में भारत को 300 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष पाकिस्तान सरकार से मिलना था, यानी पाकिस्तान ने ये मंजूर किया कि हम भारत को 300 करोड़ रुपया हर साल देंगे, और ये 5 वर्ष बाद दिया जाना तय हुआ। लेकिन पाकिस्तान सरकार इस ऋण को देने में आनाकानी करने लगी। दूसरी तरफ भारत को 55 करोड़ रुपया रक्षा संग्रह का पाकिस्तान को देना था डिफेंस के लिए। गांधी जी ने दोनों देशों में मधुर संबंध बनाने हेतु यह रुपया भारत सरकार से पाकिस्तान को दिलवा दिया। गांधी जी के कहने पर भारत सरकार ने वो 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दे दिया, जबकि नेहरू और पटेल का मत था कि ये रुपया पाकिस्तान को नहीं दिया जाना चाहिए। उस समय कश्मीर को लेकर युद्ध चल रहा था और नेहरू और पटेल का विचार था कि इसका उपयोग पाकिस्तान और अधिक हथियार खरीद कर युद्ध को तेज करने के लिए करेगा, लेकिन गांधी जी के आग्रह पर वो 55 करोड़ रुपया दे दिया गया। लेकिन पाकिस्तान जब 300 करोड़ की बात आई तो टालमटोल करने लगा। नहरी पानी को लेकर विवाद था। दरअसल पंजाब उस समय था, लेकिन पूर्वी पंजाब जो था भारत में रह गया और पंजाब का पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। तो पंजाब का राजनीतिक विभाजन होने के कारण नहरी पानी विवाद खड़ा हो गया। ये नहरें जब बनाई गई थी तब विभाजन का विचार भी दिमाग में नहीं था। विभाजन के कारण नहरों के पानी का असंतुलित विभाजन हो गया। पंजाब की 500 नदियों में से सतलज और रावी दोनों देशों के मध्य बहती है। झेलम और चिनाब पाकिस्तान के मध्य से और व्यास पूर्णतः भारत में बहती है। परंतु भारत के नियंत्रण में वे तीनों मुख्यालय आ गए जिनसे दोनों देशों की नहरों को पानी की पूर्ति की जाती थी। हेडक्वार्टर जहाँ से पानी सप्लाई होते थे वो भारत में आ गए। पाकिस्तान का पंजाब और सिंध प्रदेश सिंचाई के लिए नहरों पर ही आश्रित था। पाकिस्तान को यह आशंका शुरू से हो गई थी कि भारत जब चाहे पानी बंद करके उसकी जनता को भूखा मार सकता है, अतः उसने नहरी पानी का मुद्दा उठा दिया। 1949 में एक अमेरिका के स्पेशलिस्ट थे डेविड लिलियनथन, उन्होंने इस समस्या को राजनीतिक स्तर से उठाकर तकनीकी एवं व्यापारिक स्तर पर सुलझाने की सलाह दी और इसके लिए वर्ल्ड बैंक से मदद लेने की सिफारिश की। सितंबर 1951 में इस बैंक के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में मध्यस्थता करूंगा। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष यूजीन ब्लेक और उसके बाद मिस्टर इल्की के सहयोग से वर्षों तक बातचीत चलती रही और 9 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान में नदियों के बंटवारे को लेकर एक समझौता हो गया, जिसे सिंधु नदी जल समझौता कहते हैं या इंडस वाटर ट्रीटी जिसको कहते हैं। इस पर प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने रावलपिंडी में हस्ताक्षर किए और 12 जनवरी 1961 से ये संधि लागू कर दी गई। इस प्रकार दोनों देशों के बीच में जल विवाद शांत हो गया। इसके अंदर सतलज, रावी, व्यास के पानी पर भारत का अधिकार और झेलम और चिनाब के ऊपर जो है पाकिस्तान का आधिपत्य स्वीकार कर लिया गया। शरणार्थियों के प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के मध्य शरणार्थियों को लेकर भी विवाद हुए। विभाजन के पश्चात में जो पाकिस्तान की मुस्लिम लीग थी उसने
हिंदू विरोधी दंगे शुरू कर दिए, हिंदुओं को मारकाट शुरू कर दी, पाकिस्तान में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए, हजारों की संख्या में वहाँ से हिंदू सिख भागकर भारत आए। पाकिस्तान में हिंदुओं का जीवन और इज्जत सुरक्षित नहीं था, वहाँ हजारों व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया, हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, जिसकी भारत में प्रतिक्रिया हुई। प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में भी दंगे हुए, मुसलमान यहाँ से भागने लगे। भारत की धर्मनिरपेक्ष सरकार उनकी रक्षा करना चाहती थी, लेकिन पाकिस्तान की सरकार जो थी हिंदुओं की रक्षा नहीं करना चाहती थी। इसलिए जितनी बड़ी संख्या में विस्थापित पाकिस्तान से आए, उतनी बड़ी संख्या में भारत से पाकिस्तान नहीं गए। बाद में पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी अनवरत आते रहे और ये शरणार्थी पाकिस्तान में अपनी ज़मीन और संपत्ति छोड़कर आए थे। भारत ने पाकिस्तान से क्षतिपूर्ति मांगी, जिसको देने में वह अनेकानी करता रहा और शरणार्थियों की समस्या आज भी बनी हुई है। जब भी पाकिस्तान में सांप्रदायिक अत्याचार होते हैं तो हिंदू अल्पसंख्यक भारत की ओर भाग खड़े होते हैं। आज भी शरणार्थियों की समस्या एक बड़ी समस्या बनी हुई है और जो CAA एक्ट पारित किया गया उसमें पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात तो जरूर की गई है, लेकिन ये एक्ट खुद विवादास्पद बना हुआ है। कश्मीर विवाद एक सबसे बड़ा कारण भारत पाकिस्तान में विभाजन से उत्पन्न समस्याओं में था कश्मीर विवाद। कश्मीर की समस्या दोनों देशों के बीच एक ज्वालामुखी की तरह है जो समय समय पर लावा उगलती रहती है। अलाप माइकल ने कहा था कि कश्मीर समस्या अनिवार्यतः भूमि या पानी की समस्या नहीं, ये लोगों की भावना और प्रतिष्ठा की समस्या है। भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर जम्मू कश्मीर स्थित है और भारत और पाकिस्तान दोनों को जोड़ता है। वहाँ का शासक हिंदू था, लेकिन जनसंख्या का बड़ा हिस्सा इस्लाम को मानने वाला था। अगस्त 1947 में कश्मीर के शासन ने उस समय अपने विलय को लेकर कोई निर्णय नहीं किया। उस समय राजा थे हरि सिंह। पाकिस्तान और कश्मीर को अपने साथ मिलाना चाहता था, लेकिन उसने हरि सिंह को यह आश्वासन भी दे रखा था कि वो भारत या पाकिस्तान में किसी में शामिल नहीं हो, बल्कि संप्रभु राष्ट्र बना रहे। अगर वह संप्रभु राष्ट्र बना रहेगा तो पाकिस्तान उसकी सहायता करेगा, लेकिन ये केवल उसे झांसे दिए गए थे। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की सेना ने कबाइलियों के भेष में कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान ने अपनी सेना का जमावड़ा बॉर्डर पे कर लिया और 4 दिन के भीतर ही ये कबायली हमलावर श्रीनगर से 25 मील दूर बारामूला तक आ पहुँचे। 26 अक्टूबर को जो कश्मीर का शासक था हरि सिंह, उसने आक्रमणकारियों से अपने राज्य को बचाने के लिए भारत सरकार से सैनिक सहायता मांगी। साथ ही कहा कि कश्मीर को भारत में शामिल किया जाए। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 27 अक्टूबर को भारत की सेनाएं कश्मीर भेज दी गई और इस शर्त पे कि युद्ध बंद समाप्ति के बाद जनमत संग्रह किया जाएगा और जनमत संग्रह की शर्त के साथ कश्मीर को भारत का अंग मान लिया गया। भारत द्वारा कश्मीर की सुरक्षा का निर्णय किया गया और उधर पाकिस्तान द्वारा आक्रमणकारियों को सहयोग दिया गया। इसके कारण कश्मीर दोनों राष्ट्रों के बीच युद्ध का क्षेत्र बन गया। शुरू में भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से प्रार्थना की कि वो कबाइलियों का मार्ग बंद कर दे, लेकिन जब इस बात के प्रमाण मिलने लगे कि पाकिस्तान की सेना ही इन कबाइलियों की सहायता कर रही है, तो 1 जनवरी 1948 को भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद में शिकायत की कि पाकिस्तान की सहायता प्राप्त करके कबाइलियों ने भारत के एक अंग कश्मीर पर आक्रमण कर दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि कश्मीर का भारत में विलय असंवैधानिक है। सुरक्षा परिषद ने इस समस्या का समाधान करने के लिए जो 5 राष्ट्र थे, चेकोस्लोविया, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोलंबिया और बेल्जियम को सदस्य नियुक्त कर मौके पर स्थिति का अवलोकन करके समझौता कराने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र आयोग की नियुक्ति कर दी। संयुक्त राष्ट्र आयोग ने तुरंत कार्य प्रारंभ कर दिया और मौके पर स्थिति का अध्ययन करके 13 अगस्त 1948 को दोनों पक्षों को युद्ध बंद करने और समझौता करने के लिए निम्न आधार प्रस्तुत किए। पाकिस्तान अपनी सेनाएं कश्मीर से हटाए तथा कबायली और सामान्य रूप से कश्मीर में न रहने वाले विदेशियों को वहाँ से हटाने का प्रयत्न करे। यानी पाकिस्तान ने जो क्षेत्र कब्जा लिया है उस क्षेत्र को खाली करे, अपनी सेना पीछे हटाए और सेना द्वारा जो क्षेत्र खाली किया जाएगा उस प्रदेश का शासन प्रबंध स्थानीय अधिकारी आयोग के निरीक्षण में करे। जब आयोग भारत को पाकिस्तान द्वारा उपरोक्त वर्णित शर्तों को पूरा करने की सूचना दे तो भारत भी समझौते के अनुसार अपनी सेनाएं कश्मीर से हटा ले। अंतिम समझौता होने तक भारत सरकार युद्ध विराम के अंदर उतनी ही सेनाएं रखें जितनी कि इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के कार्य में स्थानीय अधिकारियों को सहायता देने के लिए जरूरी हो। इस सिद्धांत के आधार पर दोनों पक्षों में एक लंबी वार्ता हुई और 1 जनवरी 1949 को
दोनों पक्ष युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए। कश्मीर के विलय का अंतिम फैसला जनमत संग्रह के माध्यम से होना था। जनमत संग्रह की शर्त को पूरा करने के लिए एक अमेरिकी नागरिक थे, चेस्टर निमित्ज, उनको प्रशासक नियुक्त किया। उन्होंने जनमत संग्रह के संबंध में दोनों पक्षों से बात की, लेकिन कोई परिणाम निकला नहीं। अंत में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। दरअसल जब युद्ध विराम रेखा निर्धारित हुई, तब तक पाकिस्तान कश्मीर के 32,000 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा कर चुका था, जिसकी 7 लाख जनसंख्या थी। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को आज़ाद कश्मीर कहना शुरू कर दिया और युद्ध विराम रेखा के इस पार भारत के अधिकार क्षेत्र में 53,000 वर्ग मील क्षेत्र था, जिनकी जनसंख्या 33 लाख थी। कहने का मतलब कश्मीर के 32,000 वर्ग मील क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अनाधिकृत कब्जा कर लिया, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK बोलते हैं। नेहरू जनमत संग्रह के लिए तैयार थे। संयुक्त राष्ट्र ने एक शर्त लगा दी थी कि पाकिस्तान द्वारा हस्तगत क्षेत्र से जब तक पाकिस्तानी सेना व कबायली पूर्णतः हट जाएंगे तभी जनमत संग्रह होगा। यानी जनमत संग्रह तभी हो जब पाकिस्तान की सेना अपने कब्जाए हुए इलाके से पीछे हटे, कबायली हटे। पाकिस्तान POK से अपनी सेनाएं हटाने के लिए तैयार नहीं था और बिना सेना हटाए जनमत संग्रह नहीं हो सकता था। पाकिस्तान ने 1954 में अमेरिका से सैनिक संधि कर ली और 1950 में बगदाद पैक्ट का भी वह सदस्य हो गया। उसने अपने कुछ नौसैनिक अड्डे और बेस अमेरिका को दे दिए। इससे भारत में खतरा अनुभव हुआ। भारत का मत था कि पाकिस्तान कश्मीर लेने के लिए अपनी सेना बढ़ा रहा है, अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहा है। अतः परिवर्तित परिस्थितियों में जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी कश्मीर नीति में परिवर्तन कर लिया। नेहरू जी ने कहा कि अब कश्मीर में जनमत संग्रह करवाना संभव नहीं है। इसी समय सोवियत संघ का साथ भारत को कश्मीर मुद्दे पर मिल गया, जिसके कारण भारत की स्थिति मजबूत हो गई। सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय जगत तथा सुरक्षा परिषद में भारत का एक शक्तिशाली मित्र हो गया। 1950 में पंडित नेहरू ने पाकिस्तान से नो वार पैक्ट करने का प्रस्ताव रखा, परंतु पाकिस्तान ने उसे ठुकरा दिया। 6 फरवरी 1954 को कश्मीर की संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पास करके जम्मू कश्मीर का राज्य का विलय भारत में करने की पुष्टि कर दी। भारत सरकार ने संविधान में संशोधन कर 14 मई 1954 को अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया और 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग बन गया। बावजूद इसके पाकिस्तान बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है। और अमेरिका और उसके पिछलग्गू देशों ब्रिटेन और फ्रांस ने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए कहा कि कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में जनमत संग्रह कराया जाए और संयुक्त राष्ट्र की आपात सेना वहां भेजी जाए। भारत ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और भारत के समर्थन में सोवियत संघ ने अपने वीटो का प्रयोग किया। भारतीय उस प्रतिनिधि जो थे कृष्ण मेनन ने 7 घंटे 48 मिनट तक अपने लंबे ऐतिहासिक भाषण में कहा कि मूल प्रश्न ये नहीं कि जम्मू कश्मीर में संविधान लागू हो या नहीं हो, मूल समस्या ये है कि जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान की सेनाएं अभी तक क्यों नहीं निकली। 1962 में सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने कश्मीर के आत्मनिर्णय की मांग फिर दोहराई। इस प्रस्ताव को भी सोवियत संघ ने वीटो कर दिया। जब जब मौका मिलता है पाकिस्तान कश्मीर की समस्या को उठाता रहता है। अप्रैल 1982 में जनरल जिया-उल हक ने कहा कि कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। मार्च 1983 में नई दिल्ली में आयोजित 7वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भी जनरल जिया ने कश्मीर को एक विवादास्पद मुद्दा बताया और 1995 तक मानवाधिकार आयोग के जिनेवा में हुए 50वें सत्र में पाकिस्तान ने कश्मीर मसले पर भारत के विरुद्ध एक संकल्प प्रस्तुत किया। उसने कहा, पाकिस्तान ने कहा कि जम्मू कश्मीर में खोजी दल भेजा जाए जो मानवाधिकारों की स्थिति की जांच करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अवगत कराए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के संकल्प में कोई तर्क नहीं नजर आया और अपने इस प्रयास में पाकिस्तान को उचित समर्थन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का और दूसरे देशों का नहीं मिला, इसलिए उसे अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। बेनजीर जब जब सत्ता में आई कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास करती रही और कश्मीर में मानवाधिकार हनन के मुद्दे पर झूठे भ्रामक तत्व विश्व समुदाय के सामने पेश किए। 1995 में जो कार्टानेगा में गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ, उसमें भी बेनजीर भुट्टो ने कश्मीर मुद्दे को उछालने का प्रयास किया। वस्तुतः भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर तनाव का मुख्य कारण है। वह कश्मीर को अब भी एक समस्या मानता है और एक पाकिस्तानी पत्रकार कहते थे कि हमारी भावनाएं अब भी कश्मीर के बारे में वैसी ही हैं जैसी कि पहले थी। परंतु एक बात याद रखनी चाहिए कि हमने 1972 के शिमला समझौते के दौरान भी कश्मीर देना स्वीकार नहीं किया था। भारत का मत है कि कश्मीर जो है भारत पाकिस्तान के मध्य द्विपक्षीय मुद्दा है और वह किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर या किसी तीसरे देश की मध्यस्थता के लिए नहीं कह सकता। लेकिन कश्मीर समस्या अभी बनी हुई है। भारत ने ऐतिहासिक निर्णय करते हुए
5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर दी गई और जम्मू कश्मीर को राज्य की बजाय केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा जो दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया और अन्य इस राज्यों की भांति जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के समान राज्य बना दिया गया। विशेष राज्य का दर्जा समाप्त होने पर वहाँ का अलग ध्वज, अलग संविधान, अलग कानून की व्यवस्था वहाँ समाप्त कर दी गई है। इस मुद्दे पर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का विरोध कर रहा है, लेकिन उस विरोध में उसे वांछित सफलता नहीं मिल रही, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भावनाएं भारत के साथ है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जानता है कि भारत शांति का पैरोकार देश है, जो कि पाकिस्तान आतंकवादियों की शरण स्थली है। क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है कि भारत पाक संबंधों में विभाजन से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई, ये प्रश्न कई बार आ चुका है, आपको याद करना है। कोई दिक्कत हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। उसका उचित समाधान कॉलेज के द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस कोरोना महामारी के इस दौर में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।